हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क और मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अभी आज हम इस वीडियो में एमएससी मैथमेटिक्स फोर्थ सेम की एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, गेम थ्योरी। ठीक है, उसका आज ये लेक्चर 1 है। आज की वीडियो में हम सिर्फ पहले टर्मोलॉजीज और बेसिक थ्योरी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर प्रोसीड करेंगे। अगर आपको किसी को लगता है कि मेरी वीडियो मतलब मैं काफ़ी धीरे अगर बोलता हूँ तो आप मेरी इस वीडियो को 2x करके भी देख सकते हैं, तो उतना आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम थ्योरी। 2024 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है अभी 2026 के एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है ना। तो लिखा गया है ये, मतलब ये हर एक बात में इसमें रीड करके बताऊंगा नहीं, मतलब कि वीडियो धीरे धीरे ही चलेगा, तो आप बस इसको लिख लेना एक बारी, है ना। टर्मिनोलॉजीज पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा, ये तो थ्योरी क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है ना। गेम थ्योरी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव सिचुएशन वेयर प्लेयर्स मेक्स डिसीजन टू मैक्सिमाइज देयर गेम गेन और मिनिमाइज लूज। इट्स मेन कैरेक्टर्स आर, मतलब सबसे पहली चीज़ गेम थ्योरी क्या होती है कि भाई 2-3 जने खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और उसके बाद में लूज जो उनका है, लॉस जो भी है उनका मिनिमाइज रहे। ठीक है। तो इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला तो कि भाई फाइनाइट मेंबर्स होंगे प्लेयर्स, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर्स ऑफ प्लेयर्स होंगे। दूसरा भाई स्ट्रेटेजीज उनके पास में ना फाइनाइट होगी, ठीक है ना। इच प्लेयर्स हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज और कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू हिम, है ना, मतलब कि जो भी खेलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में है अगला पॉइंट, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी मतलब क्या कि भैया जो प्लेयर्स होंगे वो ईमानदारी से खेलेंगे, मतलब कि ऐसा नहीं करेंगे कि जानबूझ करके कुछ एबलेपने करें और सामने वाले को ही जीतने दें। लीनियंसी से नहीं खेलना होता है गेम, है ना, मतलब कि कोशिश करनी होती है जीतने की। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन, मतलब कि खुद की मर्जी से ही डिसीजन लेने, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर चलते। ओके, अब फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पे ऑफ। पे ऑफ क्या होता है कि भाई किसी भी प्लेयर का पे ऑफ मतलब कि उसका जो भी गेन या लूज हुआ है उसको हम पे ऑफ बोलते हैं। एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज रिजल्ट्स इन एन आउटकम, मतलब कि जो भी वो स्ट्रेटेजी चलेंगे उसका कुछ भी आउटकम मिलेगा उसको हम पे ऑफ बोलेंगे। वो या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। ठीक है ना। रूल्स ऑफ गेम्स, ठीक है, रूल्स फॉलो होंगे उसके अंदर। रूल्स तो ऑब्वियसली गेम खेल रहे हैं तो रूल तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव नेचर होना चाहिए, जीरो सम नेचर होना चाहिए। अब जीरो सम नेचर की इसकी जब डेफिनेशन आएगी तो और इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है। फिर अगला है इंडिपेंडेंट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजीज। ये तो वही डिसीजन वाली बात ही आ जाती है। ठीक है। वीडियोस को पॉज करके, मतलब कि जो भी पॉइंटर्स हैं वो आप अपने हिसाब से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके अलावा मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो चैट जीपीटी, जेमिनी जैसी चीज़ अपने पास में बहुत अवेलेबल है, तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। इच प्लेयर्स एम्स टू डिटरमाइन एन ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी विच प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल आउटकम इररिस्पेक्टिव ऑफ अपोनेंट्स स्ट्रेटेजी। मतलब क्या कि हम खेल रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम स्ट्रेटेजी चुने वो बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे हमको, चाहे अपोनेंट जो भी स्ट्रेटेजी चल रहा हो। ठीक है ना, मतलब कि अपोनेंट चाहे जो भी चले, हमको उसकी चाल के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी जमानी है जिसमें हमको बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिले। ठीक है ना। डिपेंडेंसी ऑफ आउटकम्स, द फाइनल आउटकम ऑफ द गेम डिपेंडेंट अपॉन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजीज चूजन बाय ऑल द प्लेयर्स। सिंपल बात है भैया कि आउटकम किस चीज़ पर डिपेंड करता है, जिसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी उसका बेस्ट आउटकम होगा। ठीक है ना, स्ट्रेटेजीज पर ही डिपेंड करता है आउटकम। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? गेम थ्योरी प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंट इन मैथमेटिकल फॉर्म सच एज पे ऑफ मैट्राइसेस विच हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया होगा और उस मैट्रिक्स को हमें सोल्व भी करना होता है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशंस हैं। ये टर्मोलॉजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये टर्मोलॉजीज जब हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे क्वेश्चन का तभी भी हमको उसमें बीच में लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ गेम, पे ऑफ एंड स्ट्रेटेजी इन डिटेल। ये 2022 में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, डिफाइन प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। ये 2025 में 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है।
ठीक है ना। तो मतलब एक तो चीज़ समझ लें कि जब यहाँ पर स्ट्रेटेजी बोला है डिटेल में एक्सप्लेन करने को 2022 में आया हुआ है, और जब 25 में प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है इसका। मतलब कि भले ही क्वेश्चन की अलग अलग बात रहा है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने बोल रहा है, यहाँ पर प्योर स्ट्रेटेजी और मिक्स स्ट्रेटेजी को बताने बोल रहा है, आंसर सिमिलर ही होगा। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये डेफिनेशंस क्वेश्चन आड़े टेढ़े आ सकते हैं, हम सीक्वेंस में चलेंगे कि किस तरह से हमको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी समझते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। अ स्ट्रेटेजी ऑफ अ प्लेयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल टू हिम इन एडवांस बाय विच ही डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी एडोप्टेड। मतलब क्या क्या है कि स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल बात है कि भाई प्लेयर के पास में ऑलरेडी या तो उसको रूल्स बता दिए जाएंगे कि भाई तू ये चीज़ चल सकता है, या फिर उसके खुद के दिमाग में भी है कि वो क्या क्या चाल चल सकता है। चाल चलना मतलब वही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जैसे अपन अंगमंग चोकचंग में या लूडो में चलते हैं या चेस में चलते हैं, या फिर जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम किस तरह की बॉल पर कौन सा शॉट मारेंगे, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। टाइप्स क्या हो सकती है स्ट्रेटेजी की? तो दो टाइप्स हैं भैया, एक तो प्योर स्ट्रेटेजी और एक मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। तो प्योर स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्योर होती है, मतलब कि ये एक तरह से यूँ मान सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड गेम भी होता है। फिक्स्ड मतलब कि जैसे कि कैसे समझाऊँ मैं कि आप लोग को पता है अगर कि अगले व्यक्ति के पास में कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी है ही नहीं, वो ले दे करके एक ही टाइप का मूव चलने वाला है, एक ही टाइप का मूव चलने वाला है, तो आप क्या करोगे कि उसी हिसाब से एक ही मूव आप डिसाइड कर लोगे जिसमें आपको बेस्ट आउटकम मिलता है। तो एक तरह से फिक्स्ड ही तो हो गया गेम कि हर बार वो अगला व्यक्ति भी सेम टाइप की स्ट्रेटेजी चल रहा है, आप भी हर बार वही स्ट्रेटेजी मतलब उसी हिसाब से जो डिसाइडेड है वही स्ट्रेटेजी चल रहे हो, ठीक है ना। तो डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे हम, इफ़ अ प्लेयर सिलेक्ट द सेम स्ट्रेटेजी एवरी टाइम, मतलब हर बार सेम ही टाइप की स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है व्यक्ति, इट कोल्ड it calls the pure strategy. In this case each player known exactly what the other player will do, मतलब यहाँ पर हमको अगले व्यक्ति का पहले से पता होता है कि वो क्या करेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज गेन और मिनिमाइज लूजेस। मतलब सिंपल बात है कि हम गेन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और लूज को मिनिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। सिंपल ही चीज़ है। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या होती है? मिक्स्ड स्ट्रेटेजी ये होती है भाई कि व्हेन अ प्लेयर यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। मतलब क्या है कि जैसे मान करके चलते हैं कि मैं चेस खेल रहा हूँ, है ना। चेस खेल रहा हूँ तो मुझे पहली चीज़ तो कि एग्जैक्टली पता नहीं कि अगला व्यक्ति क्या चाल चल सकता है, ठीक। मान करके चलता हूँ कि मुझे दिख रहा है चेस बोर्ड पर कि इसके पास में दो तरह की स्ट्रेटेजीज हैं, इसके पास में दो प्लेयर हैं, दो मतलब प्लेयर्स हैं जिसको वो चलेगा और ये वाली चाल चल सकता है। तो मैं उस हिसाब से अपना माइंडसेट पहले से बना लूँगा कि मैं उसके अगेंस्ट में कौन सी चाल चलूँगा, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं फिक्स कर सकता हूँ इस जगह पर, क्योंकि उसके पास में भी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रेटेजीज हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे को भी उस हिसाब से दो या तीन अपने ऑप्शंस बना करके रखने होंगे, तो वो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी होती है। अब ये वाले केस में इसका जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड करनी पड़ेगी? क्योंकि हमको अगले व्यक्ति की भी प्रोबेबिलिटी पता नहीं कि वो दो मूव्स में से कौन सा मूव चलेगा, ठीक है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं कौन सा मूव चलूँगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। और जब हम मूव फाइंड कर लेंगे कि कौन सा मूव सामने वाला बंदा चल रहा है और कौन सा मूव मैं चलूँगा, तो वो हम लोगों की मतलब दोनों ही पार्टीज़ की ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो जाती है। एंड ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन विच पुट द प्लेयर इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल पोजिशन। मतलब ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी वो होती है कि भाई जिससे हम मोस्ट प्रॉफिटेबल पोजिशन में आ जाएं, ठीक है ना। या तो फिर दिख रहा हो कि अगर अपन हारने वाली स्थिति में है तो हम ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हमारी वो होगी जिसमें हमारा लॉस सबसे कम हो, ठीक है ना। या तो प्रॉफिट हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, या अगर लॉस हो रहा हो तो सबसे मिनिमम लॉस हो, वो वाली हमारी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी होती है। और जब भी गेम चल रहा होता है तो गेम में ऑब्वियसली सी बात है कि एक व्यक्ति जीतेगा और एक व्यक्ति हारेगा। तो जो हारने वाला व्यक्ति है उसके लिए ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी वही हुई जिसमें वो सबसे मतलब कि इजी तरीके से मतलब कि उसका नुकसान कम से कम हो, ठीक है ना। जैसे अगर वो सट्टा लगा रहा है तो उसमें सट्टे में वो कम से कम पैसे हारे, तो वो उसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हो जाएगी, ठीक है। पे ऑफ क्या होता है? अब इसके बाद में पे ऑफ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन यहाँ पर अब पे ऑफ मैट्रिक्स भी आएगी इसके आगे, वो भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो के अंदर।
पे ऑफ इज द आउटकम ऑफ गेम विच रिप्रेजेंट द गेन और लूज ऑफ अ प्लेयर, ठीक है ना। मतलब कि एक मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स के अंदर लिखा होगा कि कौन से प्लेयर का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है ना। वही जो पे ऑफ होगा, मतलब कि उसको कितना मिलने वाला है, ठीक है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति जीत रहा है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में पे ऑफ मिलेगा, और एक व्यक्ति अगर हार रहा है तो उसको हमेशा नेगेटिव में पे ऑफ मिलेगा कि उसको पे करना पड़ रहा है, तो उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो उसका नेगेटिव पे ऑफ होगा। और जब भी अगर कोई व्यक्ति जीत रहा है तो उसका पे ऑफ पॉजिटिव होगा। अब वो जब मैं मैट्रिक्स में समझाऊंगा तब बताऊंगा मैं कि मैट्रिक्स में यूजुअली सारे ही नंबर्स पॉजिटिव ही क्यों लिखे रहते हैं, क्योंकि वो ना ए के रिस्पेक्टिव में उसके पे ऑफ लिखे हुए होते हैं, बी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखे होते हैं। अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तब वो सारे के सारे नंबर्स नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल बात है। प्लेयर्स व्हेन द चूज देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रेटजीज, दिस पे ऑफ कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स। बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम क्या होता है? वैल्यू ऑफ गेम देख लेते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ गेम इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ व्हेन ऑल द प्लेयर्स फॉलोज देयर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। मतलब क्या है कि भाई जब भी दोनों प्लेयर्स अपनी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजीज चल देंगे तो किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, उससे पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ गेम क्या आई, ठीक है ना। मतलब अगर हम ए के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं मैट्रिक्स को, और हमारा वैल्यू ऑफ गेम अगर पॉजिटिव आया तो सिंपल सी बात है कि ए विनर है, और विनर कितने पे ऑफ से है, 5 रुपये से, 10 रुपये से, वो उसकी वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर क्लियर बात है कि बी हार रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ है। द गेम इज सेट टू बी फेयर इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो एंड अनफेयर अदरवाइज, ठीक है ना। अगर वैल्यू ऑफ गेम अगर जीरो हो गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? फेयर गेम बोलेंगे। मतलब क्या कि अगर मनी का सेटलमेंट हो गया एक तरह से, इस तरह से समझ लेते हैं कि जितना पैसा मैंने लगाया था सट्टे में उतना पैसा ही मुझे रिटर्न हो गया, और अगले व्यक्ति को भी कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मतलब कि मेरा कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ तो कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, तो उस गेम को मैं क्या बोलूँगा? फेयर गेम बोलूँगा, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्या है? इन जीरो सम गेम। अब ये जीरो सम गेम मैं अगले डेफिनेशन में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इन जीरो सम गेम एन आउटकम इज सेट टू बी सेटल पॉइंट इफ इट इज द मिनिमम इन द रो एंड द मैक्सिमम इन द कॉलम। इन सच केस द वैल्यू ऑफ गेम इज ऑब्टेन्ड बाय प्योर स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। अब ये सेटल पॉइंट क्या होता है और प्योर स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है कि भाई पहले से फिक्स ही है कि अगला व्यक्ति ये चाल चलेगा, मैं भी ये चाल चलूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में सेटल पॉइंट मिल जाता है कि वो अगले व्यक्ति का मिनिमम लॉस हो रहा है उस जगह पर, और मेरा मैक्सिमम मेरा वहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है और उसका मैक्सिमम, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसको, है ना। इतनी कुछ मतलब क्या थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमको रो मिनिमम फाइंड करेंगे और फिर रो मिनिमम का मैक्सिमम निकालेंगे, तो वो मैक्सी मिनी वो एक प्रिंसिपल होता है और एक मिनी मैक्स प्रिंसिपल होता है। वो सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेटल पॉइंट क्या है, प्योर स्ट्रेटेजी क्या है, मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है, और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, डिफाइन जीरो सम गेम, 2% जीरो सम एंड पे ऑफ मैट्रिक्स। अब पे ऑफ मैट्रिक्स हम पहले भी डिस्कस कर ही रहे थे इसके बारे में, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें हैं पहले तो, और जीरो सम और 2% जीरो सम में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जीरो सम गेम मतलब कि जनरलाइज्ड है, यहाँ पर प्लेयर्स ज़्यादा हो सकते हैं, और 2% जीरो सम मतलब कि 2 प्लेयर की बात की जा रही है, ठीक है। जीरो सम की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ जीरो सम गेम इज अ गेम इन विच द टोटल गेन ऑफ ऑल प्लेयर्स इज इक्वल टू द जीरो, ठीक है। इन सच अ गेम द गेन ऑफ वन प्लेयर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लॉस ऑफ अनदर प्लेयर, thus the algebraic sum of payoff of all players is zero, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम जीरो नहीं आई है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या मतलब कि वैल्यू ऑफ गेम जीरो नहीं आई है, यहाँ पर हमारा वैल्यू ऑफ गेम जो कुछ भी आया है, एक प्लेयर के लिए जो प्रॉफिट है वही अगले व्यक्ति के लिए वही लॉस है, तो उसको हम जीरो सम गेम के कहेंगे। जैसे कि अगर मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में कोई बेट लगी है, तो अगर मैं बेट जीत गया तो मुझे जितना हमने पैसा कंट्रीब्यूट करा था उतना पैसा, मतलब कि उसने मान करके चलो 500 रुपये लगाए थे, मैंने 500 रुपये लगाए थे, तो मुझे 500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, उसको 500 रुपये लॉस हो गया अगर मैं जीता हूँ तो, ठीक है। तो ये जीरो सम गेम है,
ठीक है ना। बट अगर ये बेटिंग अनफेयर होती एक तरह से यूँ मान करके चलता, अगर बेट ही ये लगी होती कि अगर मैं हार गया तो मैं तो 500 रुपये दूंगा, पर अगर मैं जीत गया तो मैं तुझसे 1000 रुपये लूँगा, तो ये अनफेयर गेम है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो प्रॉफिट मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा, पर उसको लॉस ज़्यादा हो रहा। बीच में अगर एम्पायर कुछ ले जा रहा है या फिर मीडिएटर कुछ ले जा रहा है, तो उसमें वो ज़ीरो सम गेम नहीं कहलाएगा। ठीक है। 2% ज़ीरो गेम एक वही चीज़ है, बट यहाँ पर ये ऊपर जनरलाइज्ड था, ये स्पेसिफाइज्ड हो गया है कि दो बंदों की बात करी जाएगी। यहाँ पर डेफिनेशन एक बार आप देख करके लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब पे ऑफ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंपल चीज़ है इसमें, व्हेन द प्लेयर्स सिलेक्ट देयर पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, द पे ऑफ गेन और लूज कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड पे ऑफ मैट्रिक्स। सिंस द गेम इज जीरो सम, देयरफॉर गेन ऑफ वन प्लेयर इज इक्वल्स टू द लॉस ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा। सिंपल चीज़ है, जीरो सम गेम है, तो एक बंदे का गेन होगा तो उतना ही अगले बंदे का लॉस होगा। ठीक, बेट लगी है और फेयर बेट लगी है, ठीक है, 500-500 रुपये की, और बीच में कोई मीडिएटर भी नहीं पैसे ले जा रहा। ठीक, इन अदर वर्ड्स द प्लेयर्स पे ऑफ टेबल वुड कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ। एक बार देख लेना इसको यहाँ से रीड करके, मैं तो डायरेक्ट मैट्रिक्स पर आता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से इसके जस्ट अगले पैराग्राफ से ही शुरू हो रही है चीज़। क्या चीज़ है अगले में? कि भैया एक प्लेयर ए है, उसके पास में स्ट्रेटजीज हैं A1 A2 A3 करके M स्ट्रेटजीज हैं, और एक प्लेयर बी है, उसके पास N स्ट्रेटजीज हैं, इतनी B1 B2 B3 और ऐसे करके, है ना। अब हम एज्यूम करते हैं कि अपने अपने हिसाब से वो स्ट्रेटजीज चुन रहे हैं, और चूज द स्ट्रेटजी अमंग द प्योर स्ट्रेटजीज, वो कुछ भी प्योर स्ट्रेटजीज चुन लेते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो इट अज्यूम्ड द प्लेयर ए इज ऑलवेज गेनर। हम ये भी मान करके चल रहे हैं कि ए हमेशा जीत रहा है और बी जो प्लेयर है वो हर बार हार रहा है। दैट इज ऑल पे ऑफ आर कॉरस्पॉन्डिंग टू प्लेयर ए। तो इस हिसाब से अगर ए हर बार जीत रहा है और बी हर बार हार रहा है, तो जो हमारा पे ऑफ होगा वो ए के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स के अंदर जब भी लिखा जाएगा। अब अगली चीज़ क्या एज्यूम करके चल रहे हैं हम, लेट ए आई बी द पे ऑफ विच प्लेयर ए गेन एंड player B if from player B if player A choose strategy AI and player B choose strategy BJ। ठीक है ना, मतलब क्या, AIJ कोई भी पे ऑफ होगा प्लेयर A का जब भी अगर प्लेयर B प्लेयर A के हाँ एक मिनट, AIJ जो भी पे ऑफ होगा प्लेयर A का पे ऑफ होगा बी के थ्रू, मतलब कि बी उतने पैसे उसको देगा। कितने पैसे देगा? AIJ पैसे देगा ए को। कब देगा? अगर प्लेयर ए चूज करता है कोई भी स्ट्रेटेजी AI और प्लेयर बी चूज करता है कोई भी स्ट्रेटेजी BJ, ठीक है ना। और इस वाले सिनेरियो में ये जो AIJ है ये बी के लिए लीस्ट नुकसान है, मतलब कि कम से कम नुकसान में वो, मतलब कि उसको ये बी प्लेयर हार भी रहा है ना तो भी उसको गम नहीं है कि मेरे को सबसे कम, मतलब बुरी सी बुरी स्थिति में मुझे इतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना, ये चीज़ होती है। अब पे ऑफ मैट्रिक्स पर ध्यान दे लेते हैं कि पे ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए किस तरह की दिखाई पड़ेगी। अब ये यहाँ पर जितने भी ये दे रखे होंगे नंबर्स, ये सारे के सारे पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर नेगेटिव होने वाले होंगे तो मतलब कि वो पैसे बी को मिल रहे हैं, वो बी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। ये अगर सारे के सारे पॉजिटिव्स हैं, मतलब क्या, हर बार ए जीत रहा है, अगर मतलब कि मान कर चलते ये प्लस है और A11 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो मतलब ये है कि अगर बी प्लेयर B1 स्ट्रेटेजी चलता है और प्लेयर A1 स्ट्रेटेजी चलता है, तो ए प्लेयर जीत जाएगा, और कितने पैसे जीत जाएगा? A11 पैसे जीत जाएगा, और वो पैसे देगा कौन? प्लेयर बी देगा, ठीक है ना। उसी के उलट अगर पे ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर बी के हिसाब से होती तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो जाती? नेगेटिव हो जाती। सारी चीज़ें अगर नेगेटिव नहीं भी होगी, मान करके चलते कि ये वाले सिनेरियो में तो ए जीता, अगर यहाँ पर माइनस का कुछ नंबर लिखा है तो मतलब ये है कि अगर प्लेयर बी B2 स्ट्रेटेजी चलता है और प्लेयर ए तब भी A1 स्ट्रेटेजी ही चलता है, तो प्लेयर ए हार जाएगा उस सिनेरियो में, और हार जाएगा तो जीत किसकी होगी? प्लेयर बी की होगी। और कितने पैसे जीतेगा भाई? A12 पर जितने भी पैसे लिखे होंगे, क्योंकि वो माइनस में लिखा है तो वो पैसे बी के खाते में जाएंगे, ए के खाते से कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, तो इसको मैं बस एक बार कैमरा मूव कर देता हूँ, आप इसको बस लिख लेना। नहीं जब मैं समझ में नहीं आया तो
AI है ही से अपने पास में, गूगल व्यवस्था है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हैं, और ये तो मेरे को खुद भी नहीं समझ में आया, मैंने पॉइंट्स थोड़े से ज़्यादा ही लिखे हुए हैं, अगर मतलब कि एग्ज़ाम में जितने भी जो भी याद रह जाए वो लिखने होते हैं हमको तो, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में 5 नंबर में आया हुआ है, 5 मार्क में आया हुआ है क्वेश्चन। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि गेम थ्योरी का क्वेश्चन जब भी अगर आता है तो उसका जो भी न्यूमेरिकल आए वही सोल्व करना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गलती होने के चांसेस कम होते हैं। और ये थ्योरी क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या पता आपकी राइटिंग अच्छी है नहीं है, या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक छांट छुटा करके वो एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा मार्क्स कट करने के, पर न्यूमेरिकल में ये चांस नहीं मिलेगा। और इसी के उलट जो मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाई थी पर्ट और CPM की, तो वहाँ पर आप कोशिश करना कि अगर CPM का क्वेश्चन आ गया तो वो तो फटाफट हो जाएगा, फटाफट हो गया, सही भी किया है तो भी पूरे मार्क्स मिलने ही है। बट अगर आपको डाउट है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसका भी कोई थ्योरी क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में यूज़ होता है गेम थ्योरी का, पॉलिटिकल साइंस में यूज़ होता है, ठीक है। नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग में यूज़ होता है इसी का, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन थोड़ा सा हम असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड गेम में तो ऑब्वियसली गेम थ्योरी है तो गेम्स में तो यूज़ होगा ही ना। तो ये एक बार मैं ऊपर से वापस मूव कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ लिख सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस एक बार देख लेते हैं। एजम्पशन एंड रैशनैलिटी की प्रॉब्लम आती है, अगर कोई बंदा मनी बना करके बैठा है कि उसको खेलना ही नहीं है तो फिर तो वो एबलेपन ही करता है। कई बार होता है भाई बहनों में लूडो खेलते हुए। लिमिटेड स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज लिमिटेड ही ली जा सकती है इसके अंदर। अगर ढेर सारी स्ट्रेटजीज ले ली तो फिर तो उसको सोल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसके साथ में इन रियल भी स्ट्रेटजीज, मतलब कि कुछ गेम्स होते हैं जिसके अंदर स्ट्रेटजीज आपके पास में अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है ना। बट हम गेम थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसकी लिमिटेशन ये है कि हम स्ट्रेटजीज लिमिटेड हो तो ही उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ढेर सारी स्ट्रेटजीज आ गई तो फिर वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिफ़िकल्ट पे ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, इग्नोर्स ह्यूमन फैक्टर, इमोशंस एंड जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वही रेशनैलिटी में ही वो चीज़ आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, लार्ज गेम को कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कि सेम चीज़ें आती है, लिमिटेड स्ट्रेटजी और कॉम्प्लेक्सिटी एक ही चीज़ हो सकती है। स्टैटिक नेचर एंड नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओके, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कभी भी आया हुआ नहीं है एग्ज़ाम में, बट आने जैसा है और समझने के लिए बहुत अच्छा है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ हम लोग बार बार करेंगे। डिफाइन मैक्सिमाइन एंड मिनीमैक्स प्रिंसिपल एंड सैडल पॉइंट। अब मैक्सिमाइन प्रिंसिपल क्या होता है, मिनीमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा थियोरेटिकली चीज़ बता दूंगा। मेन मटेरियल जब हम क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। क्या लिखा है, फॉर प्लेयर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच रो रिप्रेजेंट द लीस्ट गेन टू हिम, ठीक है ना। मतलब क्या कि अगर हम रोज को कैलकुलेट करेंगे, रोज का मिनिमम निकालेंगे तो वो ए का क्या है, लीस्ट गेन होगा, हर बार ए के लिए लीस्ट गेन होगा। इफ ही चूजेस हिज पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी दीज आर रिटन इन द मैट्रिक्स बाय रो मिनिमा, ठीक है ना। अब रो के मिनिमम्स लिखेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन का अप्रोच हमारी सबसे पहले यही रहती है कि हम सबसे पहले तो मिनिमम्स छांट लेंगे रो के और फिर मैक्सिमम्स छांटेंगे कॉलम के। तो बस इसको तो एक बार लिख लेना है और कुछ नहीं है, ज़्यादा चीज़ है, थ्योरेटिकल है। अगर आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में तो ऐसा कैसा ही लिखना है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, अदरवाइज इसका यूज़ मेन क्वेश्चन के अंदर है। पर्टिकुलरली दीज आर रिटन इन मैट्रिक्स बाय रो मिनिमा, ही विल देन सिलेक्ट द स्ट्रेटेजी दैट मैक्सिमाइज हिज मिनिमम गेन। अब मतलब कि उन मिनिमम गेन्स में से जो भी मैक्सिमम होगा वो वाली स्ट्रेटेजी ए को चूज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब क्या कि उसने है ना अपनी सारी बुरी से बुरी स्थिति को छांट लिया है कि बुरी से बुरी स्थिति में उसका कितना कितना लॉस हो सकता है। अब उन सारी बुरी स्थितियों में से सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है उसके लिए, वो वाली स्ट्रेटेजी ए चुनेगा, ठीक है। अब सेम मतलब क्या है, हमने मिनिमम फाइंड करा रोज का और उसका मैक्सिमम लिया है, तो इसीलिए प्रिंसिपल क्या हुआ, मैक्सिमाइन हुआ, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ मिनिमम,
मैक्सिमम ऑफ मिनिमम हुआ ये, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, मिनिमैक्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम का मिनिमम, मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, सिंपल चीज है, ठीक है। फॉर प्लेयर बी द मैक्सिमम वैल्यू इन ईच कॉलम रिप्रेजेंट द मैक्सिमम लॉस टू हिम। अब कॉलम्स के अंदर क्या होगा कि वो बी का लॉस शो हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो जो जितना भी मतलब कि जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वही तो बी के लिए पूरी सी पूरी स्थिति है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर मतलब कि ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट तो बी के लिए नुकसान हुआ ना। तो कॉलम्स के रिस्पेक्टिव में हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम्स लिखेंगे, सारे मैक्सिमम लिखेंगे, सारे मैक्सिमम लिख लिए। उन सारे मैक्सिमम का अगर हम मिनिमम फाइंड करेंगे तो वो क्या है, वो बी के लिए बेस्ट पोजीशन होगी विनिंग के लिए। जीते नहीं जीते वो बात अलग है, पर अगर हारता भी है तो बिल्कुल गर्व के साथ हारेगा कि भाई मेरा नुकसान सबसे कम हुआ है। मतलब कि अगर मैं गलत चाल चलता तो मेरा और ज़्यादा लॉस हो सकता था, बट मैंने वो चीज़ नहीं होने दी, मेरे लिए अपने लिए मैंने एक बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज करी। देखिए भाई सैडल पॉइंट क्या होता है, इफ द मैक्सिमाइन प्रॉब्लम मैक्सिमाइन वैल्यू इज इक्वल टू द मिनिमैक्स वैल्यू देन द गेम इज सेट टू हैव सैडल पॉइंट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यही हमारी प्योर स्ट्रेटेजी हो जाती है। अगर कोई एक ऐसा नंबर, ऐसा पॉइंट हमको मिल जाता है मैट्रिक्स के अंदर जिसके लिए बी के लिए तो उसका सबसे कंफर्टेबल पॉइंट है और ए के लिए भी कंफर्टेबल पॉइंट वही है, तो हर बार क्या करेंगे दोनों प्लेयर, वही वही स्ट्रेटेजी चलेंगे, वो चेंज करेंगे ही नहीं अपनी स्ट्रेटेजी को। तो वो गेम कैसा हो जाएगा, प्योर स्ट्रेटेजी हो जाएगी, वो प्योर गेम हो जाएगा। और उस केस के अंदर वो जो पॉइंट मिला है हमको, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेडल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है ना। और वही पॉइंट हमारा फिर वैल्यू ऑफ गेम भी बन जाएगा, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है कि जब हम मार्किंग्स लगाएंगे, जब हम रो का मिनिमम निकालेंगे तो सब जगह हम स्टार लगाते चले जाएंगे, और जब हम कॉलम का मैक्सिमम फाइंड करेंगे तब हम सब जगह इस तरह का क्रॉस लगाते जाएंगे, ठीक है ना। प्लस बोल लो या क्रॉस बोल लो, वो अपने कंफर्ट पर है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हमने गेम थ्योरी के थ्योरी क्वेश्चंस जो टर्मोलॉजीज है उसको समझ लिया है। अगली वीडियो से हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करें। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम गेम थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।